एपिसोड 4 पेशकश मेरे कारवां। जब मुझे होश आया तो मैं अपने झोंपड़े में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरे ऊपर कई कंबल लदे हुए थे। मेरे बिस्तर के करीब मार्था बैठी हुई थी और अपने डायरी में कुछ लिख रही थी। मुझे हरकत करते देख उसने डायरी बंद कर दी और मेरी तरफ झुकते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके लहजे में हमदर्दी थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या है? मैंने अपने ऊपर से कंबल उठाकर उठ गया। काशी और पाला कहाँ है? काशी और पाला? मार्था के लहजे में हैरत थी। ओ, शायद तुम धनु और शोभा को पूछ रहे हो, वो तो बाहर धूप में बैठी हैं। मैं कबीले की सरदार काशी और उसकी हाथमा पाला का पूछ रहा हूँ। शिवांग ने हवेली पर हमला कर दिया था और वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। 1 मिनट रुको, मैं शोभा को बुलाकर लाती हूँ। मार्था ये कहकर उठकर तेजी से बाहर चलेगी। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने सिर्फ पतलून पहन रखी थी और जिस्म का बाला हिस्सा बरहना था। मैंने इधर उधर देखा तो मेरी कमीज और जैकेट एक तरफ रखी हुई नजर आ गई। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। शिवांग और उसके साथियों ने जब हवेली पर हमला किया तो मैं वही था। मैं भी काशी के साथ उसका मुकाबला करना चाहता था, लेकिन न जाने यकायक क्या हुआ कि मैं बेजान होकर गिर पड़ा था और बेहोश हो गया। मुझे यहाँ कौन लाया था और काशी किस हाल में थी? मैं अभी सब कुछ बैठ कर सोच ही रहा था कि धनु और शोभा भी मार्था के साथ अंदर दाखिल हो गई। वो तीनों मेरे करीब बैठ गई। रात को तुम झोंपड़े से निकलकर कहाँ गए थे? शोभा ने पूछा। मैं चलने में खामोश रहा। उनसे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया कि काशी की हाथमा पाला मुझे बुलाने के लिए आई थी और वहां जो कुछ हुआ मैंने मुख्तात अल्फाज में बता दिया। शिवांग और उसके आदमी ने हवेली पर हमला कर दिया था, मैं आखिर में कह रहा था, लेकिन न जाने मुझे क्या हुआ था। मैं ऐन वक्त पर बेहोश होकर गिर गया और मुझे हवेली से यहाँ लाने वाला कौन था? क्या काशी और पाला? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शोभा ने मेरी बात काट दी। वो इस तरह मेरे चेहरे को घूर रही थी जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर किसी किस्म का शुबा हुआ हो। क्यों? क्या हुआ? मैंने भी उसे घूरा। क्या तुम समझती हो कि मैं अपनी होशो हवास खो बैठा हूँ? हाँ, अब तो ये शुबा कुछ यकीन में बदलता जा रहा है। शोभा ने जवाब दिया, यहाँ ना तो कोई हवेली है, ना किसी ने हवेली पर हमला किया है। तुम यहाँ से तकरीबन 200 गज आगे झील के किनारे झाड़ी में बेहोश पड़े हुए थे और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ पतलून थी और कमीज और जैकेट तुम्हारी करीबी झाड़ी पर पड़ी हुई थी। सुबह 7 बजे झील की तरफ जाने वाली एक औरत ने हमें तुम्हारे बारे में इतला दी, तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। पता नहीं तुम कब से वहां पड़े हुए थे। मुझे डर था कि सर्दी से तुम्हें नमूनिया न हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाते ही फौरन तुम्हारे पर कई कंबल डाल दिए थे। लेकिन तुम्हें नमूनिया नहीं हुआ, लेकिन सर्दी ने तुम्हारे दिमाग पर असर जरूर किया है। या फिर हो सकता है कि हमारे सो जाने के बाद रात को तुम बस्ती के किसी को बहाने में चले गए हो, जहाँ शराब पीकर तुम बह गए और झोंपड़े की तरफ वापस आने की बजाय झील की तरफ निकल गए और रात भर सर्दी में वहां पड़े रहे। क्या बक रही हो तुम? मैंने से घूरा। तुम जानती हो मुझे शराब से शदीद नफरत है और मैंने कभी कोई और नशा भी नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ कि रात को मुझे पाला बुलाकर हवेली में ले गई थी। देखो, यहाँ दूर दूर तक किसी हवेली का वजूद नहीं है। शोभा ने मेरी बात काट दी। और कबीले की सरदार काशी भी किसी आलिशान हवेली में नहीं, एक झोंपड़े में रहती है जो बस्ती के वस में वाक़या है और वो रात को अपने झोंपड़े में ही थी। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। मेरे दिमाग में आंधी ऐसी चल रही थी और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं रात के वाक़यात को कैसे भूल सकता था? काशी की मुहाफिज यहाँ आई थी और उसके साथ में बस्ती से होता हुआ हवेली गया था, जहाँ काशी से तवील मुलाकात हुई थी। लेकिन शोभा कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अचानक वो मुझे मशरूब याद आ गया। क्या वो सब कुछ मशरूब की वजह से हुआ था? लेकिन वो मशरूब भी तो मैंने हवेली में जाने के बाद ही पिया था। मुझे रात की एक बात याद थी। काशी ने नीलगिरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और मुझे याद दिलाया था कि गौतम बोझ का जाप मुकम्मल होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और मुझे ये मुद्दत पूरी होने से पहले ही कुछ करना होगा। मुझे उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज याद था, लेकिन क्या वो सब ख्वाब था? शोभा का कहना था कि यहाँ दूर दूर तक किसी हवेली का वजूद नहीं और काशी की रिहाइशगाह इस बस्ती के एक झोंपड़े में है और ये कि वह रात को अपने झोंपड़े में ही थी। बाहर कदमों की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। शायद रस्तोगी किसी के साथ आ रहा है। शोभा ने सरगोशियाना लहजे में कहा, इन्हें ऐसी वैसी कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। मैं शोभा को घूर कर रह गया। चंद सेकंड के बाद रस्तोगी एक आदमी के साथ हमारे कमरे में दाखिल हुआ और जब रस्तोगी ने उसका तारुफ कराया तो मैं उछल पड़ा। वो शिवांग था। शिवांग की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद, घुटा हुआ जिस्म, गंजा सर और गालों पर चूड़ियों की तरह बड़े बड़े बालें थे। चेहरे पर करख्तगी नुमाया थी। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर छोटी थी। उस शख्स को देखकर पहले ही नजर में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत ही कीना परवर और निहायत ही घटिया फितरत का मालिक है।
اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی باتوں میں میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دوسروں سے خدا واسطے کا پیر رکھتا ہو۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اس بستی میں ہماری خاص طور پر میری آمد پسند نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں جلد سے جلد یہاں سے واپس جاؤں۔ میرے ذہن میں کاشی کی باتیں گونجنے لگی۔ گزشتہ رات پر اسرار واقعات کے دوران اسے بتایا تھا کہ شیواگ مجھے نیلگری کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور اب وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی تھی۔ شیواگ کا گفتگو کا انداز دھمکی امیز تھا۔ اسے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کل صبح تک اس بستی سے واپس چلا جاؤں، اس کے بعد اگر میں یہاں رہا تو نقصان اٹھاؤں گا۔ قبیلے کے سردار کاشی نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ سردار کے علاوہ کسی اور کو بھی احکامات جاری کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں ہوں نا، شیواگ نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کاشی نے جس طرح دھوکے سے سرداری حاصل کی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ اس کے چند حواریوں نے اسے سردار بنا دیا ہے، لیکن میں نے اسے سردار تسلیم نہیں کیا، اور جب تک اسے اس منصب سے ہٹا نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے تو سنا تھا کہ سردار کو ایک مقابلے کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ جہاں مقابلہ ہو وہاں کسی دھوکے کا امکان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، مقابلے کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہوتی ہے۔ شیواگ نے کہا، سرداری کے لیے مقابلے میں شریک ہونے والی عورت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور کسی مرد کے ساتھ نہ رہی ہو، لیکن کاشی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ کمواری نہیں تھی۔ اس قبیلے میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو یہ گواہی دے گا کہ مقابلے سے چند روز پہلے کاشی نے اس کے ساتھ رات گزاری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ صدیوں سے اپنی رسموں پر کاربند ہیں۔ ان رسموں سے بغاوت یا دھوکہ دہی ہمارے قبیلے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہماری نسل مٹ جائے گی۔ کاشی نے دھوکہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تنزلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس مرتبہ ہماری دھان کی فصل اچھی نہیں ہوئی اور جھیل کا پانی بھی چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ نہ کیا تو یہ جھیل ہماری بستی کو نکل جائے گی اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ لیکن ہمارا ان معاملات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں ٹھہرنے اور نیلگری کی طرف جانے کی اجازت دے کر کاشی نے دوسری بڑی غلطی کی ہے۔ شیواگ نے جواب دیا، یہ قبیلہ نیلگری کا محافظ ہے۔ ہم کسی کو بھی ان برف اور چوٹی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے سکتے جن کی ہم صدیوں سے حفاظت کر رہے ہیں۔ شاید تم بھول گئے ہو، ایک شیطان صفت شخص چند ہی دنوں پہلے اس طرف جا چکا ہے اور تم نے اس کی مدد کی تھی۔ میں نے کہا۔ شیواگ ایک دم بھڑک اٹھا، وہ شیطان نہیں، بہت مہاپرش ہے، مہان قوتوں کا مالک، اور وہ نیلگری کی شکتی حاصل کرنے کے لیے اس طرف گیا ہے۔ اسے ہمارے قبیلے کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسے نیلگری کی شکتی مل گئی اور وہ ہمارے قبیلے میں خوشحالی آئے گی، ہماری نسل بڑھے گی اور وہ تمہیں تباہی کے غار میں دھکیل دے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ گئی۔ یہ موضوع چھڑ گیا تھا تو میں نے بھی کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انسان نہیں، شیطان ہے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں، تباہی کے لیے نیلگری کی شکتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتا ہوں۔ شیواگ میری بات کاٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم نے کل صبح تک یہ بستی نہیں چھوڑی تو اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وہ چلا گیا۔ رستوگی بھی اس کے پیچھے جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ دھنو اور شوبھا پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شوبھا تو نیلگری کی حقیقت سے واقف تھی، لیکن دھنو اور مارتھا کے لیے یہ باتیں نہیں تھی۔ مارتھا ہندوستان کی سیاحت کرنے آئی تھی، وہاں سے پنڈتوں، یوگیوں اور پرسرار قوتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ کچھ عرصہ مندروں میں بھی گزارا تھا، اور اب ان پرسرار قوتوں کی باتیں سن کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ کیا تم بھی پنڈت ہو؟ اسے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے خیال میں شاید صرف پنڈت ہی پرسرار قوتوں کے مالک ہو سکتے تھے۔ دھنو بھی الجھی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ نیلگری اس برف پوش چوٹی کا نام ہے جہاں ہم نے جانا ہے، میں نے مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرا ایک دشمن وہاں چھپا بیٹھا ہے، اور شاید تم کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ مارتھا نے بات کاٹ دی اور میں نے بھی بات آگے نہیں بڑھائی۔ میں نے اٹھ کر قمیض پہن لی اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ جیکٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں نے، کیونکہ اس وقت مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ یہ شاید اس مشروب کا اثر تھا جو گزشتہ رات کاشی نے مجھے پلایا تھا، لیکن اس سلسلے میں میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ پالا رات مجھے ہد حویلی لے کر گئی تھی جہاں کاشی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اسے مجھے وہ ہوش ذائقہ مشروب پلایا تھا جسے میرے اندر لاوا سے کھولنے لگا تھا۔ لیکن شوبھا کا کہنا تھا کہ مجھے جھیل کے کنارے جھاڑی میں بے ہوش پڑے پایا گیا تھا، اور دور دور تک کسی حویلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ سب خواب تھا تو ساری باتیں میرے سامنے کیسے آ رہی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی؟ شاید سردی سے بچنے کے لیے اس قبیلے کے لوگ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا وہ مشروب استعمال کرتے تھے۔ میں نے بھی اس مشروب کا ایک گلاس پیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔
काशी ने बताया था कि शिवाग बाज शैतानी कुव्वतों के जेर असर है और वो मुझे नीलगिरी की तरफ जाने की कोशिश से रोकने की कोशिश करेगा, और उसने अपनी कोशिश शुरू कर दी थी। गुज़श्ता रात मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या अगरचे ख्वाब था, तो ये सारी बातें हकीकत बनकर मेरे सामने क्यों आ रही थी? मैं जैसे जैसे सोचता, मेरा ज़हन उलझता चला गया। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा धूप में चमकते हुए झील के पानी को देखता रहा और किनारे के साथ साथ आगे चलने लगा। मैं बस्ती और झील के दरमियानी झाड़ी में चलता हुआ बस्ती की दूसरी तरफ पहुंच गया। यही वो जगह थी जहाँ रात को पाला मुझे लेकर आई थी, और बस्ती के आहरी झोंपड़े से 200 गज आगे एक बुलंद टीला तो नजर आ रहा था, लेकिन उस पर हवेली तो क्या, किसी झोंपड़े का भी नामो निशान तक नहीं था। टीले पर उसके आसपास कदम झाड़ियां थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा टीले की तरफ देखता रहा और उस पर 2 औरतों को उन झाड़ियों से बरामद होते देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो उसी तरफ आ रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए उनके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। उनके जाने के बाद मैं काफी देर वहां खड़ा रहा। फिर बस्ती के बाहर ही चलता हुआ मैं दूसरी तरफ पहुंच गया। उस तरफ बस्ती से आगे खेतों का सिलसिला था। पहाड़ी इलाकों में काबिले काश जमीन हमवार नहीं होती। मैंने थाईलैंड में भी देखा था और यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल थी। खेत कुशादा सीढ़ियों की तरह नीचे ऊपर दूर तक चले गए थे। मैं बाहर ही घूमता रहा। बस्ती के बाहर दूर तक कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बस्ती में दाखिल हो गया। ये बस्ती वाकई बड़ी प्लानिंग से बसाई गई थी। कहीं भी बेतरतीबी नहीं थी और झोंपड़ों के दरमियान कुशादा गलियां थी। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त थी। ज्यादातर तादाद औरतों की नजर आती थी। बाज औरतें मुस्कुराती ही नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं बस्ती के मरकजी चौराहे पर पहुंच गया और मेरा यह अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ था कि बस्ती में रेस्टोरेंट किस्म की ऐसी जगह जरूर होंगी जहां लोग बैठकर वक्त गुजारते होंगे और गपशप करते होंगे। चौराहे पर बड़ी रौनक थी। एक तरफ जहां मैं खड़ा था रेस्टोरेंट की किस्म का हालनुमा झोंपड़ा था, जिसके फर्श पर याक की खालें बिछी हुई थी और टोलियों की तरह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी, और एक तरफ औरतों का जमघटा सा लगा हुआ था और शोर सुनाई दे रहा था। 2 जवान औरतें जमीन पर झुकी हुई पंजा लड़ा रही थीं। मैं आगे बढ़कर ये दिलचस्प मंजर देखने लगा। दोनों की कोहनियां जमीन पर टिकी हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे की उंगली में उंगलियां फंसा रखी थी। दोनों कोशिश कर रही थी कि अपनी हरीफ का बाजू नीचे झुकाकर उसका हाथ जमीन से लगा दें। कभी एक तरफ दबाव पड़ता और कभी दूसरी तरफ। उनके इर्द गिर्द जमा औरतें चिल्ला चिल्ला कर उनकी हौसला अफजाई कर रही थी। इस हजूम में 2 आदमी भी थे और वो भी चीख चिल्ला रहे थे। दोनों औरतों में पंजा आजमाई कई मिनट तक जारी रही। दोनों औरतें दराज कामत और सेहतमंद जिस्म की मालिक थी और दोनों के बाजू के मसल भी उभरे हुए थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बकौल शख्स से कांटे का मुकाबला था और बिलाहिर ये मुकाबला खत्म हो गया। एक औरत का बाएं बाजू तरफ झुका और फिर झुकता ही चला गया। कोशिश के बावजूद अपनी हरीफ का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका हाथ जमीन पर लग गया। एक शोर सा उठा और फातिहा औरत बाएं हाथ से अपने दाएं बाजू का मसल थपथपाने लगी। इस दौरान में उसकी नजर मेरी तरफ उठ गई। उसे चैलेंज करने के अंदाज में मुझे मैदान में आने का इशारा किया। मैं घबराकर पीछे हटने लगा तो कई औरतों ने मुझे घेर लिया और पकड़कर जबरदस्ती उसके सामने बैठा दिया। वो औरत दजानो बैठी थी। उसे आगे झुककर कोहनी जमीन पर टका दी और फिर ताव दिलाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मेरे इर्द गिर्द खड़ी औरतों और दोनों आदमी चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। मैं उनका मतलब समझ रहा था, लेकिन मैं एक औरत के मुकाबला करते हुए हिचकिचा रहा था। मगर बिलाहिर मैंने भी अपनी कोहनी जमीन पर टका दी। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरी उंगलियां अपनी उंगली में फंसा ली और उसका हाथ रुई के गाले की तरह नरम और गुदास था। मेरा ख्याल था कि वो मेरा एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। करीब बैठी हुई एक औरत ने चीख कर कुछ कहा, लेकिन मेरी हरीफ ने जोर आजमाइश शुरू कर दी। वो पूरा जोर लगा रही थी। उसके जबड़ों के मसल उभर रहे थे। पहले वो कई घुटनों के पर झुकी हुई थी, फिर नीम दराज हो गई। उसे दूसरा हाथ जमीन पर टिका दिया। हालांकि ये फाउल था, मगर मैंने कोई इतराज नहीं किया। बेइत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो मेरे हाथ का मामूली सी हरकत भी नहीं देख सकी थी। मेरा बाजू खंबे की तरह अपनी जगह पर टिका हुआ था और फिर मैंने दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरी हरीफ का बाजू आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ झुकने लगा। वो दबाव को रोकने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसका बाजू झुकता ही चला गया और उसके हाथ पुश के बल जमीन पर लग गए। मेरी नजरें फौरन उसकी तरफ उठ गई। उसकी नीम भराना सीना मेरी नजरों के सामने था और मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होना शुरू हो गई। मेरी हरीफ को मौका मिल गया। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा और हमारे बाजू एक बार फिर सीधे हो गए। मेरी नजरों का जाविया देखकर उसने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था। उसने एक मरतबा फिर पहलू बदलकर अपने आप को कुछ और नुमाया किया। इस तरह वो मुझ पर हावी होना चाहती थी। मैं उसकी चाल को समझ गया और आंखें बंद करके उसके बाजू को दबाने लगा। इस मरतबा मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं और मैंने बड़ी आसानी से उसका हाथ जमीन पर लगा दिया। एक आदमी इस औरत को हटाकर मेरे मुकाबले में आ गया और वो मेरी तरह कदावर और सेहतमंद आदमी था। उसके बाजू के मसल्स भी उभरे हुए थे।
लेकिन वो 2 मिनट में शिकस्त खा गया। वो शर्मिंदा से पीछे हटा तो उसकी जगह एक और आदमी ने ले ली, लेकिन वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सका। ये खबर पूरे चौक में फैल गई कि अजनबी पंजा आजमाई में कई लोगों को शिकस्त दे चुका है। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का हजूम सा लग गया और वजह भी अब माकूल थी, और लोग अब माकूल तादाद में मेरे इर्द जमा होना शुरू हो गए। एक के बाद एक आदमी मेरे मुकाबले पर आता रहा और शिकस्त खाकर पीछे हटता रहा। थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी लोगों को धिक्का देते हुए आगे बढ़ा। उसे देखकर मैं चौंक गया। वो शिवाक था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। शिवाक ने मेरे सामने बैठे हुए आदमी को धिक्का देकर पीछे हटा दिया और मेरे सामने बैठ गया। बहुत देर से तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, वो कोहनी जमीन पर टकाते हुए बोला। आओ देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। उसने मुझे चैलेंज कर दिया। आसपास खड़े हुए लोगों के चेहरे पर भी सनसनी फैल गई। इस बस्ती के लोग शिवाक को मुझसे ज्यादा जानते थे और वो उसकी ताकत से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। शायद उन्हें किसी हंगामे की भी तवक्का थी, इसलिए उनके चेहरों पर सनसनी सी फैल गई। शिवाक से अगरचे आज सुबह ही बदमज़गी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं फिलहाल उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो खुद ही पंगेबाजी कर रहा था। मैं पीछे हटकर अपनी सुपी कैसे करवाता, और फिर उसी लम्हे मुझे मार्था, धनु और शोभा के चेहरे भी दिखाई दिए। वो भी औरतों को धक्के देती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी अपनी कोहनी जमीन पर टका दी। हम दोनों ने एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां फंसा ली। शिवाक ने मेरी उंगली पर दबाव डाला और दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। उसे फौरन ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया। रेफरी की फ्राइज अंजाम देने वाला एक आदमी भी हमारे सामने आ गया और उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिया और फिर चीख कर हाथ को नीचे गिरा दिया। इसका मतलब था कि मुकाबला शुरू हो चुका। मुझे इतराफ करना पड़ा कि शिवाक में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी उंगलियां किसी आहनी शिकंजे में फंसी हुई हों। कभी मेरा बाजू चंद इंच एक तरफ झुकता और कभी शिवाक का। हम दोनों के हमायती चीख चीख कर हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे। मेरी हमायत में धनु और मार्था वगैरह तो थी ही, बस्ती की दूसरी औरतें भी मेरी हमायत में चीख रही थी, जबकि शिवाक की हमायतियों की तादाद बहुत ही कम थी। 3-4 मिनट गुजर गए। मुकाबला अभी तक बराबर था। कभी शिवाक का हाथ चंद इंच झुकता और कभी मेरा। अचानक मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।